हाँ संजय जी भगवानों का मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ। मुकेश सर, मेनू सर, अरुण सर, राजू सर, सुनील सर, सचिन सर, इन सबों का मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ। और एक ऐसा शख्स, माय गॉड फादर, माय ग्रेट अपलाइन, माय बिग बॉस, माय बिग ब्रदर, उनका मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत आज जयंती का जन्म सेफ शॉप में डायमंड बन के हुआ। अभी तक तो मैं नाम भी नहीं बताई। मैं बिग बॉस, मैं बिग ब्रदर, मैं ग्रेट अपलाइन, मैं गॉड फादर का क्या नाम जानना चाहेंगे? मैं इतना यस में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये डायमंड, एक बेटी डायमंड पर ये उन्होंने, मैं इतना आसानी से नहीं बताऊंगी। क्या जानना चाहेंगे? मेरे महागुरु डॉक्टर संजय सर।
पढ़ाई लिखाई की, हिंदी ऑनर्स लेके पोस्ट ग्रेजुएट की और बहुत बड़े बड़े सपना देखा कर रही थी। ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे बनूंगी, वैसे बनूंगी, पता नहीं न जाने कितने बड़े बड़े सपने थे। पर क्या लगता है सिर्फ सपने देखने से पूरे हो जाते हैं? नहीं होते मेरे दोस्त। सपने पूरे करने के लिए कुछ करना पड़ता है। और मैं एक +2 स्कूल में अप्लाई की और मुझे टीचिंग करने का मौका मिला, पर वहां से मात्र 7,000 रुपये मिल रहे थे। और उस 7,000 रुपया जो चंद मुट्ठी भर पैसे से क्या सपने खरीद सकते हैं? हम सपने नहीं खरीद सकते। और उसी वक्त मेरे जो जहां मैं रहती हूँ वहां पर जिला परिषद का चुनाव भी हुआ। वहां भी मैं खड़ी हुई कि मैं कुछ यहाँ से कुछ करूंगी तो अपने एरिया को डेवलप करूंगी। बहुत सालों की समाज सेवा, कोई क्या सेवा, तो मुझे भी वो चीज मेरे दिमाग में चला था। मैं जिला परिषद में खड़ा हुई और खड़ा होने के बाद मैं हार गई, क्योंकि मेरे जैसे लड़कियों के लिए, मेरे जैसे ना बोलने वाले, कम बोलने वाले, चुपचाप गुमसुमाने वालों के लिए वो जगह नहीं था। और मैं अपने बाप का 2 से 2.5 लाख रुपया फिर से खर्च कर चुकी थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, बहुत बुरा लग रहा था कि काश मैं बेटा होती तो मैं अपने बाप का सहारा बनती। और मैं मन ही मन भगवान से कुछ बोल रही थी कि हे भगवान, मुझे जितना जल्दी इस दुनिया से उठा लो, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, मुझे ले जा। पर उसी वक्त शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने मेरी जिंदगी में ये शेफ शॉप को एक शख्स के माध्यम से मेरे पास भेजा। वो मेरे ही गांव के प्रोफेसर थे और उन्होंने मेरे महागुरु डॉक्टर संजय सर और मुकेश सर को लेके आए और मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला। जब मैं बिजनेस प्लान देख रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यस सर बस बोलते जा रही थी। उसके बाद जब लास्ट हुआ, सर बोले करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बोली कि सर करना चाहिए। और जब मैं हाँ करने के बाद इसमें करना क्या पड़ता है, उस समय 24,600 लग रहे थे 3 आईडी के। मुझे आईडी वाईडी कुछ नहीं पता। मैं बोली कि सर कितना लगता है? 24,600। मैं बोली कि यस सर करना है। और मुझे ये नहीं पता था कि ज्वाइन करने के बाद करना क्या पड़ता है। पर उस वक्त मुझे 3 बातें याद आई थी और 3 बातें मुझे समझ में आई थी। क्या जानना चाहेंगे? वो 3 बातें थी कि इस बिजनेस को करने के बाद 24,600 लगा, सप्ताह पैसा मिलेगा। हर सप्ताह पैसा मिलेगा। पता नहीं इसमें काम करना पड़ेगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात समझ में आई कि मेरे रहने न रहने के बाद भी आज मैं इस काम को करके जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा को ये पैसा मिलेगा। ये मुझे समझ में आया। और तीसरा फायदा जो समझ में आया था कि देश विदेश घूमने का मौका, क्योंकि यहाँ पर हर 3 महीने में सिर्फ अपने टारगेट निकलता और उस टारगेट को अगर क्वालिफाई करोगी, मेरे महागुरु बतलाया था संजय सर की, इस टारगेट को क्वालिफाई करोगी तो तुम बाय प्लेन यात्रा कर सकती हो, देश विदेश तुम घूम सकती हो। ये बात मेरे दिमाग में आया था और मैंने हाँ की थी। लिस्ट बनाने की, सर बोले कि इसमें लिस्ट बनाना पड़ता है। मैं बोली कि सर मैं किसी को नहीं जानती, मैं कैसे लिस्ट बनाऊं? सर बोले कि तू पोस्ट ग्रेजुएट की हो, किसी को कैसे नहीं जानूंगी? सर मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानती, क्योंकि मेरे यार दोस्त बहुत कोई नहीं थे जिसका नंबर मैं रखती, मैं नहीं जानती हूँ। पर सर बोले कि तुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाओगी तब तू हर सपने को पूरा कर सकती हो। और एक शब्द बोले थे कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम किनकी तरह बनना चाहती हो? मैं बोली कि सर मैं कल्पना चावला की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे सर बोले, संजय सर बोले कि बन जाओगी तुम कल्पना चावला, जो तेरे से 10-20 का लिस्ट नहीं बन रहा है। मैं सोचने लगी सर किसका लिस्ट बनाओ? सर बोले कि तू जिसका नाम जानती है ना, घर परिवार सबका लिस्ट बना डालो। मैं लिस्ट बनाना शुरू की अपने परिवार का, मम्मी पापा, बड़े पापा, भाई बहन, सारे लोगों का। और मैंने 50 लोगों का लिस्ट बनाया, छोटे बड़े सबको मिलाकर। और दूसरे की जब लिस्ट का चेकिंग हुआ तो बोले कि, मैं बोली सर बोले कि चलो मिलवा। मैं बोली कि नहीं सर, ये लोग बिजनेस नहीं करेंगे, मुझे पता है ये लोग बिजनेस नहीं करेंगे। पर
कि तू सेमिनार तो लेके आ, मिलवा तो सही। और एक शब्द बोले थे संजय सर की, तू अपने मम्मी पापा से मिलवा। और मैं अपने मम्मी पापा से मिलवाई और सर मम्मी पापा को पूरा प्लान दिखाए और मम्मी पापा देखने के बाद प्लान को बोले कि हाँ तू इस बिजनेस को कर सकती हो, तुझे करने का। मैं पापा बोले कि तू कर सकती हो। और जब मैं फील्ड जाने लगी, जब निकलने लगी, संजय सर एक चीज बोले थे कि तुझे त्याग करना पड़ेगा। मैं बोली कि सर किस चीज का त्याग करना पड़ेगा? भूख सहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा और तुझे 4 से 5 साल शादी नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम इतना सब कर सकती हो? मैं बोली कि सर इतनी छोटी सी काम मैं कर सकती हूँ सर। जब तक मैं सेफ शॉप में डायमंड नहीं बन जाऊंगी, मैं किसी लड़के को पलट कर भी नहीं देखूंगी। और जब बिजनेस शुरू की, क्योंकि एक लड़कियां जो होती है उसको बहुत सोच समझकर घर का जो चौखट होता है उसे कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बेटियां बाप की इज्जत होती है, पगड़ी होती है। जब मैं फील्ड जाने लगी, बहुत सारे ताने बाने सुनने को मिला, मेरे परिवार वालों को सुनने को मिला कि आज तक इतना अच्छा इज्जत जो बना के अपना बाप जो रखे हैं उसको इसकी बेटी इज्जत का धज्जियां उड़ाने चली है। बहुत सारे लोग बोलने लगते थे। मैं घबरा जाती थी, घर आती थी, सर को कॉल करती थी कि सर अब मुझसे बिजनेस नहीं होगा। लोग मेरे पापा के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, मेरे फैमिली को नहीं हो पाएगा। संजय से समझाते थे कि तू तरक्की की ओर बढ़ रही है, तू आगे बढ़ते जा। और मैं चलते गई, कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष कर गई। और जब जोश और जुनून के साथ मैं काम कर रही थी, पर एक बार मेरे साथ बुरा वक्त आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, इस पाँव में मेरा 11 टाका लगा। 3 महीना मैं बेड रेस्ट की। 3 महीना में बेड रेस्ट की। जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसका दूसरा दिन ही ट्रेनिंग था। 400 से 500 लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी। संजय सर का कॉल आया कि जयंती तो ट्रेनिंग में अटेंड करना है। मैं बोली कि सर मेरे पाँव में 11 टाका लगा है, मैं नहीं जा सकती। सर बोले तुझे आना पड़ेगा। मैं मन ही मन गालियां दे रही थी सर को कि ये लोग कसाई हैं, ये लोग कसाई है, जो कि इतना बुरा वक्त में भी मुझे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। और मैं क्या कि बारिश हो रही थी और पाँव में मैं प्लास्टिक बांधी, स्कूटी में एक डाउनलाइन को बुलाई, बैठी। और जब गई हॉल में, ट्रेनिंग हॉल में घुस रही थी, सर भी देख के रो रहे थे, सारे लोग रो रहे थे। और मुझे जब स्टेज में बुलाया गया, मुझे माला पहनाया गया, क्योंकि मेरा खड़ा होने का औकात नहीं था, किसी के सहारे में खड़ी थी और मैं भी रो रही थी। पर उस दिन का जो ट्रेनिंग था, शायद आज उसको मिस करती तो मैं आज डायमंड नहीं बनती। क्योंकि यहाँ पर सेफ शॉप में लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर ये लेडीज है, इसको कम पैसा मिलेगा ये नहीं बोला जाता, ये जेंट्स इसको ज्यादा पैसा मिलेगा ये नहीं बोला जाता। यहाँ पर लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों को बराबर पैसा मिलता है, दोनों का बराबर का हक मिलता है, तो काम भी बराबर का ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब लेवल की बात करूं, विश्वास भरोसा मुझे हुआ सेफ शॉप पर, अपने आप पर, अपने अपलाइन पर और ऊपर वाले पर कि मैं इस बिजनेस में जरूर सक्सेस होंगी। और सबसे पहला अचीवमेंट था मेरा सिल्वर लेवल। जब मैं सिल्वर लेवल पार की, बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं आज डायमंड, तो जिस दिन मैं सिल्वर कंप्लीट की उसी दिन डायमंड बन चुकी थी। दिमाग से सिर्फ प्रोसेस बाकी था कि मुझे यहाँ पर डायमंड के लिए काम करना है। और मैं आज इतना आसानी से डायमंड नहीं बनी, मुझे भी वो संघर्ष, वो मेहनत, वो तकलीफें झेलनी पड़ी, जो कि जितने भी यहाँ पर डायमंड या तो जो टॉप लीडर आए थे, जो भी लेवल के आए थे, मेरे बड़े अपलाइन महागुरु लोग, उनको झेलना पड़ा, मुझे भी झेलना पड़ा। कहते हैं कि अपलाइन का सपोर्ट, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, ज्वाइन करने के लिए 24,600 लेने के बाद दूसरे दिन वो मोबाइल स्विच ऑफ। मैं गई पूछने के लिए कि आगे करना क्या पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं कि मैं टाइम नहीं दे सकता। सोच के देखिए, टाइम नहीं दे सकता। मैं कुछ जानती ना पहचानती कि बिजनेस मेरा बपौती पुरखौती कोई किया नहीं था। पहली बार मैं इस बिजनेस में आई थी और मेरे पास संजय सर
जो बिजनेस बाइबल होता है उसमें अपना नंबर छोड़ के चले गए थे। मैं आई कॉल की कि सर मैं कैसे काम करूंगी। सिर्फ मुझे पढ़ने के लिए गाइडलाइंस मिलता था, यहाँ पे सेमिनार होता है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ट्रेनिंग होता है यहाँ पर आ जाओ, और मैं सिर्फ होने के लिए गाइडलाइंस। बहुत सारे लोगों के साथ तो अपलाइन भी साथ में रहते, प्लान करते, फॉलो करते हैं, सेल भी उठा देते तो भी उनको तकलीफ होती है और काम नहीं कर पाते। पर मुझे किसी अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ होने के लिए गाइडलाइंस मिला और मैं चलना शुरू की। जिस तरह मेरे अपलाइन बोलते जाते थे मैं करते जाती थी। और जब मैं घर आई तो मेरे पापा मुझसे नहीं पूछे, किसी और से पूछते कि मेरी बच्ची कितना इनकम करती है, जो आजकल पैसा भी नहीं मांगती है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बता दो पापा को कितना आपका वेतन मिलता है। तो मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे। मैं अपने पापा को अपना वेतन नहीं बताई। मैंने क्या कहा कि पापा मेरा पासबुक अप टू डेट करवा दीजिए, मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं सुबह फील्ड जाती हूँ, शाम 6 बजे घर लौटती हूँ, उतना तक बैंक बंद हो जाती है। आप जब जाओगे बैंक तो मेरा पासबुक अप टू डेट करा देना। जब पापा अप टू डेट कराने के लिए गए तो उस अकाउंट में कितना था जानना चाहेंगे? 14,07,000 कुछ रुपये थे। अब ऐसा नहीं कि मैंने जब से सब ज्वाइन किया तो पैसा को खर्च नहीं किया। मैं अंधाधुंध पैसा खर्चा करती थी क्योंकि मैं अकाउंट खाली करती थी और कितना पैसा आ रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं धुन की पक्की थी, मुझे काम करना है और मैं जितना पैसा निकालती थी इतना पैसा निकालती अकाउंट खाली ही नहीं होता था। और जब मम्मी को आके पापा दिखाते हैं, बोलते हैं कि बच्ची का अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। और छोटी सी बात बताना भूल गई, जब कैशियर पूछते हैं कि किसका पासबुक आप लेके चले आए, मेरे पापा गर्व से बोलते कि मेरी बेटी का। और वो कैशियर पूछते हैं कि आपकी बेटी करती क्या है, मेरे पापा बोलते मेरी बेटी बिजनेस करती है। कौन सा बिजनेस करती है? मेरे पापा बोले कि सेल्फ बिजनेस करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अकाउंट में 30 साल सर्विस करने के बाद भी 1 लाख 2 लाख पैसा ना हो, क्या लगता है उनके लिए? शायद मैं नहीं कहती कि मजाक होगा, क्योंकि 30 साल कमाने के बाद भी अकाउंट में उतना पैसा जमा नहीं कर पाया था। और मैं 30 साल और 3 साल भारी पड़ गया। मैं बोली कि पापा अब मुझे घर बनाना है। पापा बोले अब घर बनेगा। और मैंने घर बनाना शुरू कर दिया, अपने सपनों का घर, बहुत सुंदर घर बनाना शुरू कर दी। घर बनाने लगी और हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत तकलीफ होती थी। हम लोग लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते थे पानी के लिए। मैं बचपन से सोचा करती थी कि मैं ऐसा काम करूंगी, ऐसा कुछ कमाऊंगी कि मैं सारे मोहल्ले वालों को पानी का व्यवस्था करवाऊंगी। और मैंने कुआं खुदवाई और आज सारे मोहल्ले के लोग उस कुआं से पानी पीते हैं। और कहते हैं अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आता है। मेरी लाइफ में भी एक सबसे भयानक और सबसे बुरा वक्त आया। आज भी मैं याद करती हूँ उस बुरे वक्त का। सबके साथ आएंगे और आए भी होंगे। जब मेरे पापा बहुत ज्यादा उनका तबीयत खराब हो गया और उन्हें हॉस्पिटल लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग सिर्फ बहनें हैं, भाई नहीं है मेरा। बड़ी की शादी हो चुकी है, छोटी के साथ दोनों ले गए हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बहुत कम उम्मीद है, भरोसा नहीं किया जा सकता है जिंदा भी नहीं। मेरी छोटी सिस्टर रोने लगी और मुझे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से करती थी, मेरी दुनिया थी वो। डॉक्टर ने कहा कि ये, मैं उनको एक एप्पल खिलाई, बेदाना खिलाई और एक गिलास हॉर्लिक्स और दूध पिलाई, खाया, फिर बातें हुई। उसके बाद जब सुबह हुई 11 बज रहे थे, उस समय पापा बोले कि मुझे 1 चम्मच पानी पिला बेटा। मैं पानी पिलाई और बाहर गई। मम्मी को बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, बच्चियों का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चैन से हम जी नहीं सकते, लेकिन मेरे पापा एक चीज बोले कि मैं चैन से मर सकता हूँ
बच्चों का जिंदगी अब सेफ हो चुका है, इसको कोई नहीं हिला सकता। ये लोग किसी का सहारे के मुहताज नहीं, ये लोग किसी का सहारा बनेंगे और वो डेथ कर गए। लगा कि मैं अब किसके लिए कमाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए ज्वाइन की थी। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर मेरे पास बहुत सारे मोबाइल के माध्यम से मुझे हिम्मत हौसला मिल रहा था और मेरे डाउनलाइन पहुंच गए हिम्मत हौसला देने के लिए कि अगर आज मैं टूट जाती हूँ तो मेरे चलते कितने हजारों परिवार टूट जाएंगे। नहीं, मुझे अपने पापा का सपना अभी पूरा नहीं, उस सपने को पूरा करना है। और हिम्मत जुटाई, फिर चलना शुरू की, क्योंकि जिंदगी में जिसका बाप जिसका भाई ना हो ना, बहुत तकलीफ होता है। एक एक कदम चलना पड़ता है, हजारों दुनिया के ताने बाने सुनने पड़ते हैं। मैं भी उस ताने बाने को फेस करते हुए चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे अपने पापा के सपने को पूरा करना था। मेरे पापा एक शब्द बोल के गए थे कि इधर इंदिरा गांधी एक लड़की हो के, एक बेटी हो के पूरे देश पे शासन कर सकती है, तो तू क्या लगता है इस सेफ सब बिजनेस में डायमंड नहीं बन सकती? क्योंकि मेरे पापा का सबसे बड़ा सपना था कि मैं सेफ शॉप में डायमंड बनूं, क्योंकि वो डायमंड का स्पीच, डायमंड का जिंदगी वो देख रहे थे। और जब मैं चलना शुरू की, पीछे पलट कर नहीं देखी, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बहुत सारे महागुरुओं का हाथ है। महागुरु डॉक्टर संजय सर का सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्होंने, कहते हैं कि बेटी पैदा होती तो लोग रोते हैं, पर सेफ सब बिजनेस में एक बेटी आई तो वो खुश हुए थे। और उन्होंने, मुझे पता था, क्योंकि उनका बिहेवियर इतना साफ सुथरा लगा, एक विश्वास, एक भरोसा किया जा सकता था इस पर, क्योंकि मेरे पापा बोल के गए थे कि मेरे न रहने के बाद तुझे एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट और गाइड करके ले जाएंगे, तो तेरे महागुरु डॉक्टर संजय सर। और आज मुझे जब एहसास हुआ, मैं चलते गई, और आज की जो मेरी जिंदगी है, क्या आप जानना चाहेंगे? आज की जो मेरी जिंदगी है वो परियों वाली है। परियां देखे हैं? कितने लोग परियां देखे हैं? नहीं, परियां कोई नहीं देखी है, सिर्फ टीवी में देखे होंगे, क्योंकि परियों के हाथ में क्या होती है? जादू की छड़ी। मैं भी आज परियों वाला जिंदगी जीती हूँ। मेरे हाथ में एक फरिश्ते आए, सेफ शॉप का जादू की छड़ी पकड़ा दिए, और आज मैं जिस चीज को चाहती हूँ, जिस चीज को मैं छूती हूँ, वो मेरा हो जाता है। आज होंगे डायमंड बहुत सारे मेले में, होंगे डायमंड बहुत सारे मेले में, 1000, 2000, 3000 का, लेकिन आज मैं पूरे 10,000 से प्लस का टीम बनाकर मैं आज 50 लाख से ज्यादा की मालकिन बन चुकी हूँ और सेफ शॉप में डायमंड बन चुकी हूँ। अचीवमेंट की बात करूँ, लास्ट में थोड़ा सा कहना चाहूंगी, अचीवमेंट की बात करूँ तो आज मैंने अपने सपनों का घर बनाया, अपने लिए सुंदर सी कार ली, और आज मैं अपने अचीवमेंट की बात नहीं करूंगी। आज मेरी टीम में बहुत सारी लेडीजों के पास, जेंट्स के पास तो होंगी, बहुत सारी लेडीज अपना कार मेंटेन करती, अपनी कार में चलती है। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि आज वॉरियर का सपोर्ट सिस्टम का शानदार है कि आज लेडीज भी कुछ भी कर सकती है। और जाते एक शब्द कहकर मैं जाना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता मैं कितनों की उम्मीद हूँ, मुझे नहीं पता कितनों की सपना हूँ, मुझे नहीं पता कितनों की जरूरत हूँ। मैं ना किसी की उम्मीद तोड़ूंगी, ना किसी के सपने तोड़ूंगी, ना किसी की जरूरतें तोड़ूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक सेफ शॉप
कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू, थैंक यू। एक लाइन वॉरियर के लिए नागपुरी स्टाइल में सुनेंगे? अरे वारे वॉरियर का गजब करी दियो, अब तो हमारा लड़की का भी डायमंड बना दिया। इसका मतलब है आप समझ लो ये वक्त आ चुका है